बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर केमिस्ट्री पूरी हो चुकी, कंप्लीट बुक के ऊपर वीडियोस बन चुकी, प्लेलिस्ट मौजूद है पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे थंबनेल से ही आपको अलग से नज़र आ जाएगा, ये चैप्टर है, ये पार्ट है, ये चैप्टर है, ये पार्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा लेट होगा इसकी वजह से। इसमें कल जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी 20 पार्ट भी बना दिया। चौथी प्रॉब्लम जो है वो रहती थी ना, वो भी हो गई। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको अब कंटिन्यू करते हैं। 2 पार्ट इसके हम बना चुके थे, तीसरा पार्ट जो है ये अब हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। देखिए भाई, रिवीजन के बगैर बात नहीं बनती, क्योंकि पिछला जो पढ़ा हुआ है, इसलिए क्विक रिव्यू कर लें पहले आप। ठीक है, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? केमिस्ट की दुनिया से ये कहानी शुरू हुई 2-3 सदियों पहले। तो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उनका जायका खट्टा था, तो उन्होंने बोला कि ये सब एसिड्स हैं, और जिनका जायका कड़वा था उनको बोला ये बेसिस है। शुरू में जब आई ऐसे केमिकल्स, ठीक है। और फिर आगे चलते रहे तो फिर आर्हेनियस साहब आए, उन्होंने फिर आगे आर्हेनियस थ्योरी दी अपनी। उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें पानी के अंदर वो एसिड हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें पानी के अंदर वो बेसिस हैं। ये आर्हेनियस थ्योरी थी सिंपली, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई नई थ्योरी आती है तो पिछली थ्योरी में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। और आने वाली थ्योरी का ये काम है, ये ध्यान से सुनिएगा बात, आने वाली थ्योरी का ये काम है कि पिछली थ्योरी जो थी उसमें जो कमी थी एक तो वो उसको भी पूरी करेगा और पिछली थ्योरी को भी बरकरार रखेगा। ये जहन में रखिएगा। तो पहली थ्योरी आर्हेनियस की आई थी, जिसने ये बोला एसिड ये हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें पानी में, और बेसिस वो हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें पानी के अंदर। लेकिन इसके अंदर गड़बड़ ये थी कि ये हमारे पास ये अमोनिया, ये बेस है एक, ये बेस है एक, लेकिन ये बेस होने के बावजूद पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। ये लिमिटेशन थी आर्हेनियस थ्योरी के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर रही थी आर्हेनियस थ्योरी, लेकिन इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। इस मसले को हल किसने किया? जो दूसरी थ्योरी आई, जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस की थी, लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला भाई आप एसिड्स को ऐसे न देखें कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। आप एसिड्स को इस तरह से देखें तो आपकी भी बात हो रह जाएगी और हमारी बात भी हो जाएगी और ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि एसिड जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो प्रोटॉन डोनर हैं, प्रोटॉन डोनर हैं, कि एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी ने क्या कहा कि एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन डोनेट करने वाले हैं और बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली हैं। अब देखें इसके अंदर प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, इसमें एक बात क्या है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कैसे? ये हाइड्रोजन आयन को अगर समझना है तो हाइड्रोजन एटम को देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन आयन को सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ब्रोंस्टेड लोवरी ने कहा कि भाई जो प्रोटॉन डोनेट करे और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या है? एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस है। अब ये प्रोटॉन एक्चुअली यही है, हाइड्रोजन आयन ही है। यहाँ इस डेफिनेशन में ये बेस जो है इसका मसला हल हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है? ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, NH4+। ये पिछली वीडियो में तफसीलात में सारी बता चुका हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि इसने इस प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को
एक्सेप्ट किया, हम इसको हाइड्रोजन आयन नहीं कहेंगे। ब्रोंस्टेड लोवरी जो है एसिड बेस थ्योरी के अंदर इस हाइड्रोजन आयन को वो प्रोटॉन का नाम देता है, ये बात ध्यान में। तो इसने इसको एक्सेप्ट किया इस प्रोटॉन को और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। इस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है क्या है, ये बेस है। तो इस तरह ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी ने पिछली थ्योरी को भी कवर किया, आर्हेनियस थ्योरी को, और अपनी एक नई थ्योरी भी दी, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी। लेकिन इसमें भी एक कबाहत थी कि कुछ एसिड्स ऐसे थे जो कि जिनमें कोई प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो एसिड थे। इसकी मिसाल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है लेकिन ये एसिडिक भी है। अब ये एसिड और एसिडिक में क्या फ़र्क है, ये पिछली वीडियो में मैं तफसील से बात बता चुका हूँ। एसिड वो होते हैं जो होते ही एसिड हैं हर डेफिनेशन से, हर तरह से, ठीक है। और एसिडिक वो होते हैं कि जब उनको पानी में डाला जाए तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन के बाद एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उनको एसिडिक कहा जाता है। तो बात घूम फिर के वही है असल में, बल्कि थोड़ा सा फ़र्क है, और वो यही फ़र्क है कि एसिड जो है वो तो प्योरली है ही एसिड, एसिड की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। लेकिन ये एसिड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, ना आर्हेनियस वाली जो पहली वाली थ्योरी है, ना दूसरी वाली थ्योरी ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, ये कहीं भी एसिड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन ये एसिडिक है क्योंकि जब इसको पानी में डाला जाता है तो वहाँ पर ये एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो ये एक ऐसा मसला था जिसको ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी भी कवर नहीं कर पा रही थी। इसके बाद तीसरी थ्योरी आई, ल्यूइस थ्योरी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी को ही आगे लेके चल रहे हैं। फिर पिछली वीडियो के अंदर हमने, ठीक है, तो इसको ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी को, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी BLT कर लेते हैं इसको। ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी का ये असल में पार्ट 2 ही है। फिर हमने और क्या डिस्कस किया था इसी ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के अंदर, हमने जो है ये डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस और बेस, इसमें क्या फ़र्क होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत हल्का सा इशारा दिया था, सिर्फ आपको इक्वेशन के अंदर ये बात समझाई थी। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी होगी ना, ठीक है, पार्ट 2 देखा होगा, तो उन्होंने ये बात देखी होगी कि मैंने सिर्फ एक इशारा दिया है आपको ये समझाने के लिए कि भाईजान ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख लीजिए, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर जो है वो 2 एसिड आपको नज़र आएंगे और दोनों साइड पर आपको 2 बेस आपको नज़र आएंगे। तो 2 एसिड हो जाएंगे, 2 बेस हो जाएंगे, ठीक है। एक एसिड जो है वो एसिड कहलाएगा, दूसरा एसिड जो है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। फिर एक बेस है और दूसरा कॉन्जुगेट बेस है। तो इस तरह हमारे पास एसिड भी 2 हो गए, एक एसिड और एक कॉन्जुगेट एसिड, और दूसरा हमारे पास बेस या कॉन्जुगेट बेस। तो ये सिर्फ मैंने एक हल्का सा एक ओवरव्यू दिया था। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसके बारे में इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और भी हैं टॉपिक्स, मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि हम बुक के मुताबिक चलते हैं, बुक से कोई टॉपिक छोड़ते नहीं हैं, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक टॉपिक हमारे पास जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस, ये हमारा टॉपिक है। अगर आप बुक में देखें ना तो आपको ये बाकायदा नज़र आएगा यहाँ पर, और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर दोबारा आएगा। ये नज़र आएगा आपको पेज नंबर 166 पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, ये लिख लीजिए। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो लाजमी देख लें, प्ले लिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपको, ये सारे प्ले लिस्ट के अंदर ही मौजूद हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे, लेकिन हम बुक की हेडिंग के मुताबिक चलते हैं।
तो यहाँ पर ये बता रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, relative strength of Bronsted acid and base। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ, केमिस्ट्री या कोई दूसरे सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होते। मुश्किल आपके लिए जब हो जाते हैं जब आप तरतीब का ख्याल नहीं रखते, सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते। इसीलिए मैंने आते ही पहले आपको पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करवाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ। तो पहली थ्योरी आर्हेनियस हो चुकी, और दूसरी थ्योरी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड और बेस, ये दूसरी थ्योरी चल रही है, उसका पार्ट 2 जो है वो चल रहा है। अच्छा, बुक में जो है वो आर्हेनियस थ्योरी की कोई अलग से हेडिंग नहीं दी गई, ये भी आप नोट करेंगे कि बुक को चेक करेंगे ना तो उसमें अलग से हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी था आपको ताकि कनेक्शन आपका बरकरार रहे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब तो आपको पता ही है, ताकत। रिलेटिव का मतलब होता है मुतल्लिका, मुतल्लिका का मतलब होता है जिसका ताल्लुक हो, जिसका ताल्लुक हो, मुतल्लिका जिसका ताल्लुक हो, इसको हम कहते हैं रिलेटिव, जिससे रिलेशन बनता है ना, रिलेशन, ताल्लुक, रिश्ता। ठीक है। मुतल्लिका या ताल्लुक किस सिलसिले में, इसके लिए अगर आपको समझना है कि सबसे पहले ये है क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इसको समझ लीजिए, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप समझेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई आपसे पूछता है क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से आप क्या लेते हैं, तो आप कहें पावर ऑफ एन एसिड टू रिलीज प्रोटॉन रेडिली। रेडिली का मतलब है तेज़ी से, रेडिली का मतलब है तेज़ी से। टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना। जब आपसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पूछें, आप बोलें, पूछे ये क्या है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से क्या मतलब है, आप बोलें ये पावर है किसी एसिड की कि वो जो है कितनी तेज़ी के साथ प्रोटॉन्स को रिलीज़ करता है। याद रहे हम ब्रोंस्टेड एसिड लोवरी थ्योरी जो है ना वो कर रहे हैं अभी, इसीलिए हम प्रोटॉन की बात करेंगे, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो। और इसी के अंदर फिर हमारे पास आ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, मुतल्लिका ताकत जो है एसिड्स की, कि क्योंकि हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें दो किस्म की जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप जो है वो वाटर में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन और ये क्लोराइड आयन। अब इसके अंदर ये क्या है, हमारे पास एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास बेस है। अब जब हम कहते हैं ना कॉन्जुगेट एसिड, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एसिड जो है, एसिड और बेस का आपस में इतना ताल्लुक़ होता है, एसिड और बेस जो है इनका आपस में इतना ताल्लुक़ होगा कि जो एसिड होगा उसके पीछे कोई ना कोई बेस होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, इसको हम कहते हैं एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। तो जो एसिड होगा उसके पीछे कोई ना कोई बेस होगा, और जो कोई बेस होगा उसके पीछे कोई ना कोई एसिड होगा। तो एक एसिड का एक बेस के साथ पेयर जो है ये बनता है। यहाँ पर भी आपको एसिड बेस पेयर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। और इसी के अंदर हम एसिड्स की ताकत को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन एसिड कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, ठीक है, वो पानी के अंदर, यही हाइड्रोजन आयन। और वाटर जो है ये भी
हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ करेगा पानी के अंदर। वाटर का मॉलिक्यूल खुद भी आयनाइज होता है, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है। इसी तरह ये हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन, यही हाइड्रोजन आइन जो यहाँ से निकले हैं ये एक दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पास जाएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, उसको साथ मिलके ये बन जाएंगे हाइड्रोनियम आइन। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आइन जो यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, वाटर रिलीज़ कर रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। और यही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या है, बेस। और बेस ये था पहले, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने से पहले ये बेस की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा था बिल्कुल, H2O। और जब इसने हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये जो है वो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। अब ये बेस नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, फ़र्क रखिएगा कि प्रोटॉन लेने से पहले H2O ये तो बेस है बिल्कुल, क्योंकि इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये बेस नहीं है, अब ये एसिड बन चुका है। ये एसिड जो है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। कॉन्जुगेट एसिड जो है ये कहलाएगा। क्यों ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड के पीछे एक पप्पा जो हैं वो कोई ना कोई बेस ज़रूर होंगे। जब हम कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेस जो है वो ज़रूर होता है, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये जो एसिड अब बना है ये कॉन्जुगेट एसिड है। क्यों हम इसको एसिड कह रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन को? वजह, क्योंकि एसिड वही है जो प्रोटॉन रिलीज़ करे। जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बन चुका है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बन चुका है, तो भाई ये प्रोटॉन डोनेट भी तो कर सकता है ना, कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और करता है, तभी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये अब एसिड बन चुका, लेकिन क्योंकि इसको एसिड बनाने वाला एक बेस है, इसलिए ये एसिड जो है कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट का वर्ड जब भी आता है ना, कॉन्जुगेट एसिड होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई बेस होगा, ये कहलाता है एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एसिड बेस पेयर इस तरह से कहलाता है। याद रखिएगा एक बात, आप एसिड बेस पेयर की जब हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अंदर, या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की जब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो आप बताएं कि ये पेयर है जिसमें से एक एसिड है और दूसरा बेस है। और फिर ये बताएं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है ये एसिड और बेस का पेयर है, इनमें से अगर एक एसिड है तो दूसरा कॉन्जुगेट बेस होगा, नोट कर लें, और अगर एक बेस है तो दूसरा कॉन्जुगेट एसिड होगा। एक पेयर मैंने अभी आपके सामने बना दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये बेस H2O और ये कॉन्जुगेट एसिड, ये पेयर बन गया, बेस और कॉन्जुगेट एसिड का पेयर बन गया, ये वाला, ये और ये। इसी तरह आप इसको देखें एसिड को, ठीक है, क्योंकि इसने प्रोटॉन रिलीज़ किया है इसलिए ये एसिड है। प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद अब ये क्या बन गया, ये बन गया ये क्लोराइड आयन बन गया ना। ये HCl में से हाइड्रोजन आयन निकल गया, एक प्रोटॉन निकल गया, तो बचा क्या है, क्लोराइड आयन। अब क्योंकि HCl ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, तो HCl एसिड कहलाया। अब आपने पेयर ढूंढना है, देखें HCl एसिड कहलाया, अब इसका पेयर क्या होगा, बेस होगा। और वो बेस क्या नाम होगा उसका, उसका नाम होगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड जो है अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे देखें, ये रहा कॉन्जुगेट बेस, ये रहा कॉन्जुगेट बेस, ये रहा इसका कॉन्जुगेट बेस। अब आर्हेनियस थ्योरी, ये ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी जो है उसकी डेफिनेशन याद रखिएगा
जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ब्रोंस्टेड एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। और H2O जो है एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है और हाइड्रोनियम आयन बना है। अब यहाँ पर ये जो क्लोराइड का आयन आपको नज़र आ रहा है ये कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्यों है पहले ये तो देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस हो गया क्योंकि ये जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को, तो इसलिए ये बेस है। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है? कॉन्जुगेट बेस इसीलिए क्योंकि इसको बनाने वाला एक एसिड है। मैंने कहा ना, अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर अगर एक एसिड है तो दूसरा कॉन्जुगेट बेस है, अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर एक बेस है तो दूसरा कॉन्जुगेट एसिड है। हम इसको कह रहे हैं कि ये बेस है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस कैसे है? क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला जो है वो क्या है, वो आपका एक एसिड है। तो ये दूसरा पेयर आपको मिल गया, ठीक है भाई। पहला पेयर आपको ये मिला था बेस और कॉन्जुगेट एसिड का एक पेयर, दूसरा पेयर आपके पास ये रहा एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया। तो जब भी कॉन्जुगेट बेस को आपने या कॉन्जुगेट एसिड को आपने चेक करना है तो पीछे जाइए, उसके पेरेंट को ढूंढिए, उसके पप्पा को ढूंढिए कि ये बना किससे है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं तो इसके पीछे जो है वो यकीनन कोई ना कोई बेस मौजूद है और इसका बेस ये रहा H2। अगर हम इसको कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई एसिड मौजूद है और इसका एसिड ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी जो है वो पता कैसे चलाती है, अभी इसकी तरफ आते हैं हम। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है इसकी तरफ आते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसको समझने से पहले ज़रा इसको भी दोबारा से समझ लें। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई, ये अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई आप पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका बहुत आसान है। सिर्फ आप देखें एक सिंगल प्रोटॉन का फ़र्क होगा इस पेयर में, एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों के दरमियान एक प्रोटॉन का फ़र्क होगा। एसिड जो है उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा और जो कॉन्जुगेट बेस है उसके पास एक प्रोटॉन कम होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये रहा हमारे पास एसिड HCl और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये रहा क्लोराइड आयन। आपने करना क्या है, टोटल प्रोटॉन की बात हो रही है, टोटल प्रोटॉन, ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ पर क्लोरीन भी है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं और ये हाइड्रोजन है, ये एक प्रोटॉन है, तो 17 और एक कितने हो गए? 18 प्रोटॉन हो गए टोटल HCl के पास। कितने हो गए? 18 प्रोटॉन। और इसको अगर आप देखें इसके कॉन्जुगेट बेस को, तो इसके पास सिर्फ क्लोराइड का आयन है और ये सिर्फ 17 प्रोटॉन है, तो टोटल इसका 17 हुआ। तो दोनों में HCl और क्लोराइड में, एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में जो फ़र्क आ रहा है सिर्फ एक प्रोटॉन का आ रहा है। टोटल काउंट कीजिएगा, ठीक है। और अब टोटल काउंट कर लिया आपने, तो उसके बाद जो है वो आपको कैसे पता है कि कौन सा फिर एसिड होगा और कौन सा बेस होगा? भाई ये तो अभी तो पता है ना आपको, HCl जो है मैंने बता दिया है। लेकिन वैसे अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? याद रखिए, जिसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो एसिड होगा और जिसके पास एक प्रोटॉन कम होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, दूसरा फिर हम H2O को ले लेते हैं। H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 हैं तो मतलब 2 प्रोटॉन हैं, ऑक्सीजन 1 है तो इसका मतलब 8 प्रोटॉन है। टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटॉन। ये जो बेस का किरदार अदा कर रहा है वाटर,
यहाँ पे इसका कोई ना कोई जो है वो कॉन्जुगेट एसिड भी होगा, और वो ये रहा हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये 3 जो है हाइड्रोनियम आयन है, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो 3 प्रोटॉन जो है वो इन 3 हाइड्रोजन के और 8 प्रोटॉन जो हैं इस 1 ऑक्सीजन के। तो ये कितना हो गया 11। तो फ़र्क देख लें आप दोनों के अंदर। मैंने क्या कहा था, एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर अगर फ़र्क देखेंगे तो 1 प्रोटॉन को होगा, जिसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है वो एसिड है, और जिसमें 1 प्रोटॉन कम है वो बेस है। अब वो कॉन्जुगेट एसिड भी हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वाटर है इसमें टोटल में 10 प्रोटॉन है, हाइड्रोनियम आयन के अंदर 11 प्रोटॉन है। इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन है इसलिए ये एसिड है, और इसके अंदर 1 प्रोटॉन कम है इसलिए ये H2O बेस है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन के मुताबिक हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें हमारे पास एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। और ये जो है हाइड्रोनियम आयन ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्यों? कॉन्जुगेट को पहचानना है तो आप उसके पेरेंट की तरफ जाएं, इक्वेशन के अंदर देखें उसका पेरेंट कौन सा है। दूसरा तरीका ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इनको आप काउंट कर लें, ठीक है भाई। बहरहाल अब आगे चलते हैं कि हमारे पास अब इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस जो है इसमें इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे, इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये जो है वो कैसे इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पता लगती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब यहाँ पर HCl है, ये भी हमारे पास है, ठीक है। दूसरा आपने H3O+ हाइड्रोनियम आयन को देखा, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देख लें एसिटिक एसिड की, ये CH3 है, COOH। जब इसको पानी में आप डालते हैं तो ये एसिटिक एसिड जो है ये बहुत वीक एसिड है, मतलब ये सिर्फ 1.4% आयनाइज होता है पानी के अंदर। कितना परसेंट? 1.4%। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि लगभग सिर्फ ये 2% जो है आयनाइज होगा पानी के अंदर। अगर आप 100 मॉलिक्यूल इसके पानी के अंदर डालेंगे ना एसिटिक एसिड के, तो 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होंगे। आयनाइज होने का मतलब ये है कि ये एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड, तो ये प्रोटॉन रिलीज़ करेगा पानी के अंदर, प्रोटॉन रिलीज़ करेगा और ख़ुद ये बन जाएगा एसीटेट आयन COO-, और ये प्रोटॉन हो गया। ये क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड से बना है इसीलिए इसको एसीटेट आयन कहेंगे। और ये वाटर, और ये जो है वो प्रोटॉन इसने रिलीज़ कर दिया, किसने? एसिटिक एसिड ने। लेकिन कितना वीक एसिड है कि अगर सपोज़ करें कि 100 मॉलिक्यूल आप एसिटिक एसिड के पानी के अंदर डाल रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो हैं आयनाइज होंगे, मतलब प्रोटॉन को रिलीज़ करेंगे, बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये बहुत वीक एसिड है। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CH3COOH ये आ गया हमारे पास। इसको जो आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ना, HCl इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन इज़ ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, इसको हम कहते हैं रिलेटिव ऑर्डर। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड्स, relative order of acid strength, relative order of acid strength, एसिड की ताकत पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको रिलेट कीजिए। यही है ना हमारा टॉपिक, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, पावर ऑफ एन एसिड टू रिलीज प्रोटॉन्स रेडिली, तेज़ी के साथ, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो रिलीज़ करते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ये उनकी ताकत कहलाती है। और अब अगर हम रिलेट करते हैं इसी स्ट्रेंथ को, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन जो है उससे थोड़ा कम
स्ट्रॉन्ग है, और एसिटिक एसिड जो है बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हालांकि ये देखें, ये हाइड्रोनियम, ये जो हाइड्रोनियम आयन है, आपको अगर याद हो ये कौन सा है एसिड, कुछ याद आया? ये असल में उस इक्वेशन के अंदर जो हमने देखा था H2O वाली में, वहाँ से हमने देखा था इसके अंदर कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये असल में कॉन्जुगेट एसिड है। याद है ना, इक्वेशन निकाल के देखें, ये कॉन्जुगेट एसिड है। लेकिन यहाँ पर, और ये जो है वो एक्चुअल एसिड है, CH3COOH, ये एक्चुअल एसिड है, एसिटिक एसिड। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम स्ट्रेंथ को रिलेट करें तो यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि ये कॉन्जुगेट एसिड है इसके मुकाबले में, जो कि एक्चुअल एसिड है। ये रेडिली डिज़ोल्व नहीं होता, आयनाइज नहीं होता, प्रोटॉन रिलीज़ नहीं करता, ये बहुत तेज़ी के साथ प्रोटॉन रिलीज़ करता है, आयनाइज हो जाता है ये हाइड्रोनियम आयन, और इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आयनाइज हो जाता है। तो ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, मेन चीज़ होती है सवाल को समझना। अगर आप सवाल को नहीं समझेंगे ना तो आप कैसे जवाब देंगे? तो इस बात को ज़रा समझिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे एग्ज़ाम में अगर MCQ आ जाता है इसी चीज़ का कि भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बताइए तीनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपसे बोला जाता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ जो है सही करके लिखिए, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, इसी तरह अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस निकालें, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, ये भी बिल्कुल बेस का भी मामला बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी नोट कर लें, ये बाकायदा हेडिंग दे के जो है वो नोट कीजिएगा, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेसिस। तो हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बेस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद अमोनिया आ जाता है, इससे कम जो है वो ये है, और अमोनिया से कम जो है वो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक जो है वो बेस है, उससे स्ट्रॉन्ग जो है वो अमोनिया है, और उससे स्ट्रॉन्ग जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने देखी? हमने देखी यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, इसको, इस टॉपिक को हमने लिया, और इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है इसको समझा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से या स्ट्रेंथ ऑफ बेस से क्या मतलब है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से अगर हम मतलब ले तो पावर एंड एसिड टू रिलीज, या फिर हम इसको कहें पावर रिलीज के बजाय अगर आप इसको ये कर लें डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी कर रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझसे भी मिस्टेक हो गई, मैंने रिलीज़ लिखा है, रिलीज़ नहीं, डोनेट करें। पावर ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन रेडिली, कि इसको हम कहते हैं एसिड की स्ट्रेंथ, कि कितनी तेज़ी के साथ वो प्रोटॉन्स जो है उसको डोनेट करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह फिर उसके बाद हमने क्या देखा? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, इसको समझाने के लिए कि एसिड्स का अगर हम कंपैरिजन करें, तकाबुली जायज़ा लें, तो उसके अंदर कौन सा एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद कौन सा कम है, उसके बाद कौन सा कम है। इसके लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। तो फिर मैंने इसको रोक के, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को रोक के, मैंने पहले आपको इक्वेशन की मदद से इक्वेशन की मदद से मैंने आपको जो है वो एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका पूरा नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये मैंने आपको समझाया कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है ज़रा तफसील से। तो मैंने आपको इसमें, आपने फिर देखा कि इक्वेशन में आपको नज़र आया कि इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 एसिड और 2 बेस आपको मिलते हैं। जो 2 एसिड आपको मिलते हैं उनमें से एक एसिड एक्चुअल होता है और दूसरा एसिड जो है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है।
इसी तरह जो एक एक्चुअल बेस होता है और दूसरा जो है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। अब इनकी पेयरिंग की बात करें तो पेयर किसको बनाएंगे, एसिड को एसिड से पेयर नहीं बनाना है, एसिड को कॉन्जुगेट बेस के साथ पेयर बनाना है और बेस को कॉन्जुगेट एसिड के साथ पेयर बनाना है। फिर मैंने बताया था कि हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन के अंदर देखें कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, ये किस किस कहाँ से आया है। ये एक तो ये तरीका मैंने अपनी तरफ से बताया था आपको, ताकि इक्वेशन में आपको इजीली पता लग जाए कि यार ये प्रोटॉन जो है, ये एसिड जो है, ये आया कहाँ से है। कॉन्जुगेट एसिड अगर हम किसी को कह रहे हैं तो इसका पेरेंट कौन है, इसके पप्पा कौन है। दूसरा जो ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी बताती है कि अगर आप पहचानना चाहते हैं कि ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये बेस है और ये कॉन्जुगेट बेस है, और जब आप इनका पेयर बनाते हैं, एक एसिड लेते हैं और दूसरा कॉन्जुगेट बेस लेते हैं, तो ये जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर आपने लिया है, जैसे कि हमने ये बेस H2O लिया था और इसके साथ हमने जो है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा था, ये वाला H3O+। तो इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे ये बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है और इस तरह ये बन गया एसिड बेस पेयर। इनमें फ़र्क सिर्फ एक प्रोटॉन का होगा। कैलकुलेट करते हुए एहतियात कीजिएगा, टोटल प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि एक एक, नहीं, टोटल प्रोटॉन। इसके टोटल प्रोटॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकालें, इसके टोटल प्रोटॉन निकालें, एक प्रोटॉन का फ़र्क नज़र आएगा। जिसमें प्रोटॉन कम होंगे वो बेस होगा और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो एसिड होगा। समझ में आ रही है बात आपको। और क्योंकि ये जो है वो एक प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है और ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पप्पा कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका कॉन्जुगेट एसिड का पेरेंट या पप्पा कोई ना कोई बेस है, और वो कौन सा है, वो ये है, वाटर। इसी तरह फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाली, इसमें दूसरा हमने देखा था HCl को, ये एसिड है, और क्लोराइड आयन को, ये बेस है। लेकिन ये जो है हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। क्यों? टोटल प्रोटॉन काउंट कर लें, यहाँ पर भी टोटल प्रोटॉन, यहाँ पर भी काउंट कर लें, एक प्रोटॉन का फ़र्क आपको नज़र आएगा। जिसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो वो एसिड है और जिसमें एक प्रोटॉन कम हो वो बेस है। तो HCl के अंदर एक प्रोटॉन ज़्यादा है टोटल में देखें तो, और इसमें एक प्रोटॉन जो है वो कम है, तो ये HCl एसिड कहलाया और ये बेस कहलाया, एक प्रोटॉन इसमें कम है। अब दूसरी बात, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो ये इनमें से ये तो एसिड है और ये बेस है, लेकिन ये एसिड कॉन्जुगेट एसिड है या ये बेस जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, ये कैसे पता लगेगा? वही बात कि आप देखें ज़रा, आपको क्लियरली पेरेंट को चेक करें कि ये इसके पप्पा कौन है, ये आया कहाँ से। जो पप्पा होंगे वो कॉन्जुगेट नहीं होंगे, जो पापा होंगे वो कॉन्जुगेट नहीं होंगे, हाँ, जो बच्चा होगा वो कॉन्जुगेट होगा। तो ये क्लोराइड आयन जो कि बेस है, ये आया HCl से है, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि इससे आया है HCl से, इसलिए ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। और क्योंकि ये आने वाला है, ये बच्चा है, ये पप्पा नहीं है, इसीलिए ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो इसका एसिड कौन सा है, ताकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाए, इसका एसिड ये है। हमें कैसे पता है कि HCl ही इसका एसिड है? टोटल प्रोटॉन काउंट कर लीजिए, आपको पप्पा और बच्चे का पता लग जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल प्रोटॉन 16 है, इसमें हमारे पास टोटल प्रोटॉन 17 है, सिर्फ एक प्रोटॉन का ही फ़र्क होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, इसमें एसिड्स को हमने देखा कि उनका रिलेटिव, ये क्वेश्चन बनता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ या रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, इसको हमने देखा, ठीक है भाई। तो आज आपकी बुक के हमने ये वाले टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। अब एक चीज़ जो है ये देखें,
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस पेज नंबर 166 ये कवर हो गया। और उसके बाद जो है पेज नंबर 167 पर आ जाएं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा बाकायदा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये वाला भी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये वाला टॉपिक भी हमने कवर कर लिया कि कैसे पहचानना है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक टेबल है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ये चीज़ें कुछ आपको याद तो करनी पड़ेंगी। देखिए मैं रट्टे का कायल नहीं हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे आपको रटना पड़ता है, आपको थोड़ा याद भी करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको रटें ज़रूर, याद ज़रूर करें, लेकिन समझ के तो करें ना यार, समझ के तो करें। अब यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है, ज़रा इसमें देखें, सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। आपको पढ़ना आना चाहिए पहले। ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड कौन सा है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं इसको, हाइड्रोजन साइनाइड। और ये कॉन्जुगेट बेस इसका साइनाइड आयन है। देखें एक प्रोटॉन का फ़र्क होगा। एसिटिक एसिड है CH3 और COOH, और ये एसीटेट आयन है इसका जो कि कॉन्जुगेट बेस है, CH3COO माइनस। उसके बाद ये वाटर हो गया हमारे पास, एसिड आपको पता है वाटर एम्फोटेरिक होता है, एसिड भी होता है, बेस होता है। और हाइड्रोक्साइड आयन ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये एसिड हो गया और इसका कॉन्जुगेट बेस ब्रोमाइड आयन ये हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन ये जो है वो एसिड हो गया, और सल्फेट आयन जो है ये बेस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास बेस और कॉन्जुगेट एसिड, बेस और कॉन्जुगेट एसिड जो है H2O ये हमारे पास बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद ये अमोनिया है, ये भी हमारे पास बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। इनको पढ़ना सीखें, आपको पढ़ना पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर ये फ्लोराइड आयन है और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसका कॉन्जुगेट एसिड है। फिर ये कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, ये बेस है, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन है। इसको बाइकार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये एसिड और ये इसके कॉन्जुगेट बेस, नोट कर लें, ये बेस और ये इसके कॉन्जुगेट एसिड्स। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन समझ के याद करें। सिर्फ आपको एक प्रोटॉन का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब ये सेल्फ असेसमेंट है, ये भी देख लीजिए, आसान सा है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो मैंने कराई थी उसमें तो मैंने सेल्फ असेसमेंट वगैरह सब अलग से आखिर में करवाता था, लेकिन फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में क्योंकि शुरू से ही सेल्फ असेसमेंट भी साथ साथ ही लेके चल रहा हूँ, तो ये साथ साथ ही करवा देता हूँ। इसमें लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट जो है ये सेल्फ असेसमेंट, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई, पहचानिए, आइडेंटिफाई पहचानिए। राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर क्या है? राइट हैंड साइड पर क्या है? ये दो इक्वेशंस दी जा रही हैं, पहचान के बताइए कि राइट हैंड साइड पर क्या है। पहली इक्वेशन सिर्फ याद रहे, उसने राइट हैंड साइड का पूछा है हमसे। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S और ये वाटर H2, ये वाटर हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हमारे पास। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बनेगा इससे, और हाइड्रोनियम आयन जो है वो ये बनेगा। अब यहाँ पर याद रहे कि ये, इसको अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड का ही सिर्फ उसने हमसे पूछा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या है?
अब जब उसने राइट हैंड साइड का आपसे बोला है ना, तो फिर आप राइट हैंड साइड पे ही रहिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जा सकते। क्या ये प्रोटॉन क्या ये प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है? क्या ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है? बिल्कुल ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसके पास अभी एक है। जैसे ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ना तो ये बन जाएगा S-2 सल्फाइड आयन, और ये हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन। पानी में रिलीज़ होने के बाद इसकी ये सिचुएशन होगी। पानी में रिलीज़ होने के बाद पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब आप इसको पानी में डालेंगे ना, तो पहले ये होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो जाएगा, एक प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बचेगा, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। हाइड्रोजन सल्फाइड आयन जो है वो बचेगा, और ये हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन रिलीज़ हो गया। अब यही जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसी पानी के अंदर मौजूद है ना, ये दोबारा 2 स्टेप में मामला होगा। ये दोबारा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को रिलीज़ कर देगा पानी के अंदर, तो सिर्फ सल्फाइड आयन बचेगा। सल्फेट नहीं है, सॉरी, ये सल्फाइड है, डी वाला, ध्यान रखिएगा इसमें। और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन आयन। तो 2 जगहों पर आपको हाइड्रोजन आयन 2 स्टेप में नज़र आ रहे हैं। इसी से H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो पहले जब हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ HS ये बन गया। इससे फिर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, इस हाइड्रोजन सल्फाइड आयन से मज़ीद जो है वो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुआ, ये सल्फाइड आयन बन गया, और ये हाइड्रोजन आयन। यही सिचुएशन है अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोनियम आयन। सिर्फ उसने राइट हैंड साइड का ही हमसे पूछा, तो क्योंकि ये जो है वो एसिड है, क्योंकि ये अभी हमने देख लिया है कि ये प्रोटॉन रिलीज़ करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये क्या है, ये एसिड है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन तो हमारे पास हो गया एसिड, और ये क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ, ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जो है ये भी एसिड कहलाया एक तरह से, तो क्योंकि ये भी हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की सलाहियत रखता है, ये भी रखता है। लेकिन अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप चीज़ ये समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है इक्वेशन के अंदर कि कोई एक जो है वो चीज़ अगर आपको नज़र आती है कि ये कॉन्जुगेट एसिड है या कॉन्जुगेट बेस है, अगर वो कॉन्जुगेट एसिड है तो वो बेस भी हो सकती है, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या, ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये एसिड हुआ। क्या ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो, हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत नहीं रखता? बिल्कुल रखता है, तो ये भी एसिड हुआ। तो बिल्कुल सही बात है ये, अगर अलग अलग मैं आपके सामने ऐसे रख दूँ ना, आप इसको एसिड कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब ये इक्वेशन का हिस्सा है तो आप ज़रा ध्यान से, क्योंकि अब इनका इनके साथ ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये मैं देखता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, और जब मैं इसको देखता हूँ कि ये प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, और जब मैं इसको देखता हूँ कि ये भी प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके अंदर जब मैं टोटल प्रोटॉन काउंट करता हूँ तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और सल्फ़र 1 है, तो ये 1 + 1 + 16, सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, दूसरे के पास भी 1 प्रोटॉन होता है, तो टोटल ये बनता है 18 प्रोटॉन। और जब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक सल्फ़र है, तो 1 + 16, सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन है, तो ये हो गया 17, फ़र्क आ गया एक का। अब मुझे क्लियरली पता चल गया है कि ये जो है वो एसिड है, तो एग्जैक्टली इसका पेयर जो है वो बेस होगा, और वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इस हिसाब से ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है भाई। अब वाटर को देखते हैं,
और इसको हाइड्रोनियम आयन को देखते हैं, तो यहाँ पर वाटर के अंदर प्रोटॉन्स हम काउंट करें तो ये 1 + 1 + 8, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, टोटल कितने हो गए 10 प्रोटॉन। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोनियम आयन को, तो 3 प्रोटॉन है, 1 + 1 + 1, और ये 8 प्रोटॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और 10, ये 11। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्योंकि फ़र्क आ गया है, अभी यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और यहाँ पर 11 प्रोटॉन है तो ये एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली ये एसिड है, एग्जैक्टली ये एसिड है, और ये बेस है, क्योंकि इसमें बेस में कम प्रोटॉन होंगे, एसिड में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। लेकिन ये बेस जो है और इसको एसिड को देखें तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पापा हैं वो कौन है, वो ये हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन पे आपको वो नज़र आ जाएगा। तो ये बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड नहीं है सिर्फ, बल्कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन में आपके पास अमोनियम आयन है और अमोनियम आयन जो है NH4+ और क्या है, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन रिवर्सिबल रिएक्शन है, और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया NH3। क्योंकि उसने राइट हैंड साइड का ही बोला है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये एसिड कहलाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका तो हमें पता है कि ये बेस है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन का हिस्सा है, अलग से अगर आपके सामने ये आ जाते हैं तो आप बिल्कुल बेधड़क इनको एसिड और बेस के लें। लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन का हिस्सा है, इसलिए इनको आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा कि कहीं ये एसिड जो हमें नज़र आ रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक इस वक्त ये कॉन्जुगेट बेस तो नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इसके पप्पा को ट्रैक करते हैं तो इसके पप्पा कहाँ नज़र आते हैं हमें, ये रहे। क्यों? क्योंकि ये सल्फ़र है, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 16 प्रोटॉन। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, इसके पास 17 प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन का और 16 सल्फ़र के। तो 16 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन, ये एसिड हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड आयन जो है वो बेस हो गया, और ये जो है वो एसिड हो गया, ये जो है वो एसिड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फ़र्क किस में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए एसिड है, और इसमें एक प्रोटॉन जो है वो कम है इसलिए ये बेस है। लेकिन कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का आप क्या करें, तो वही पप्पा को ट्रैक करें ज़रा कि उसके पापा कौन है। तो इसको अगर मैं एसिड कह रहा हूँ तो ये एसिड बना किससे है, कहीं नज़र आ रहा है आपको? अगर ये एसिड है, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड में लेता हूँ तो इसके ये बना किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना किससे है ये? अब आपको याद आएगा, हाँ सर ये असल में पहली वाली इक्वेशन से ही तो बना है, ये वाला हाइड्रोजन सल्फाइड से ही तो बना है, याद आया? यही हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, और ये हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन इसमें कन्वर्ट हुआ था ना। फिर यही जो है इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड आयन से एक और हाइड्रोजन, एक और प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था, तो ये बन गया था सल्फाइड आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है। दूसरी बात ये कि तो यहाँ पर इसमें और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 17 प्रोटॉन है और इसमें 16 प्रोटॉन है, तो ये एसिड कहलाया, ये बेस कहलाया, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट
एसिड, क्योंकि इसको बनाने वाले कौन है, ये रहे, इसको बनाने वाले कौन है, ये रहे। यहाँ पर एक प्रोटॉन का फर्क है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है, राइट हैंड साइड का सिर्फ उसने हमसे पूछा है। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि ये बेस है और ये, तो ये बेस है तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके पास 7 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो ये कितने हो गए, 11 प्रोटॉन टोटल इसमें बन रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, तो ये 10 प्रोटॉन टोटल बनते हैं। तो 11 प्रोटॉन यहाँ पर हैं, 10 प्रोटॉन यहाँ पर हैं। एग्जैक्टली ये क्या होगा, फिर एसिड होगा और ये क्या होगा, ये हमारे पास बेस होगा। अब ये जो बेस है, क्या ये कॉन्जुगेट बेस है, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें देखें तो ये किससे बना है, ये इससे बना है, हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि हम इक्वेशन के मुताबिक चल रहे हैं। आखिर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताऊंगा मैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सर ये क्या, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है अभी जिस हिसाब से हमें नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। तो यहाँ पर ये अमोनिया जो है इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, ये अमोनियम आयन इसमें 11 प्रोटॉन है, तो ये बेस है और ये बेस जो है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि इसके पापा कौन है, ये रहा एसिड जो है, ये इसको बनाने वाले हैं, ये इसको बनाने वाले हैं। और एक प्रोटॉन का फ़र्क है, जिसमें एक प्रोटॉन कम है वो बेस है और जिसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है वो एसिड है, ठीक है भाई। तो राइट हैंड साइड पे भी बता दिया था, अभी मैंने बताया था। इसमें एक ट्विस्ट आपको बताता हूँ। ट्विस्ट क्या है, यही इक्वेशन अगर मैं इसको घुमा दूँ ना, अगर घुमा दूँ तो आपने ऐसा नहीं करना अगर मैं इसको घुमा देता हूँ तो आप देखें फिर इसकी एंटायरली डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, अगर तो मैं इसको घुमा दूँ तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करते इक्वेशन से, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए तो ये बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये अमोनिया, और उसके बाद ये अमोनियम आयन प्लस सल्फाइड आयन। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इजी हो जाएगा, अब क्लियरली पता लग जाएगा आपको कि ये जो चीज़ है वो इससे बनी है और इसके अंदर 7 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन, कितने 10 प्रोटॉन है, और इसमें 7 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें ज़्यादा प्रोटॉन है, इसमें कम प्रोटॉन है, ये बेस है। और ये जो है वो है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन है, ये है, इससे बना है, और ये क्या है, बेस है। और फ़र्क इन दोनों में क्या है, एक प्रोटॉन का, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा इसके अंदर है तो ये एसिड है, और इसको बनाने वाला ये है तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाया। अब इसको देखें आप, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 16 प्रोटॉन। इसको देखें आप, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, इसमें 17 प्रोटॉन, तो ये एसिड कहलाया। और इसको बनाने वाले, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होती है वो बनने वाली होती है, बनाने वाली नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ होती है वो बनाने वाली होती है। तो जो चीज़ बनी है वो बच्चे हैं और जिन्होंने बनाई है वो पप्पा हैं, वो पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये 16 प्रोटॉन और हाइड्रोजन सल्फाइड में 17 प्रोटॉन, तो यहाँ पर ये हमारे पास 16 और 17 कितने हो गए। अब ये एक प्रोटॉन कम है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कहलाया, एसिड, और ये क्या कहलाया, बेस। लेकिन क्योंकि इस बेस को जो है बनाने वाला एक एसिड है तो इसलिए ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। आपने ये वाला पोर्शन नहीं करना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, वरना दिमाग उलझ जाएगा। आप तो क्योंकि उसने हमें इसको ही बता के बोला है कि भाई बताइए ये, तो हमें इसको सिर्फ आपने इस हद तक रखना है। सिर्फ मैं आपको इजाफी चीज़ ये बता रहा था कि इसी इक्वेशन को अगर आप घुमा दें तो ये देखें अब मामला बदल जाता है, लेकिन आपने इक्वेशन से हटना नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो चीज़ आपको मिलेगी वो प्रोडक्ट ही कहलाएगी हमेशा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको मिलेगी वो रिएक्टेंट ही कहलाएंगी। इसकी लिमिटेशंस भी देख लें।
क्योंकि इसकी लिमिटेशंस जब तक नहीं करेंगे तो फिर आगे जो तीसरी थ्योरी है आर्हेनियस वाली, उसमें जो है वो मज़ा नहीं आएगा। बल्कि एक टॉपिक और भी है इसके अंदर, एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अभी ये भी रहता है, ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसने समझाया। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लुवरी थ्योरी, लिमिटेशंस क्या हैं? कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसने बताया है कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि ऐसे ऑक्साइड्स कि जब आप उनको पानी में डालें तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। तो लेकिन इसके अंदर कोई प्रोटॉन डोनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये एसिडिक है, ये लिमिटेशन है इसकी। ब्रोंस्टेड-लुवरी थ्योरी खामोश है यहाँ पर, उसके पास इसका कोई हल नहीं है। लेकिन जो तीसरी थ्योरी है आगे आएगी जो हम देखेंगे, वो कौन सी है? आर्हेनियस थ्योरी, सॉरी लिविस थ्योरी। तो लिविस थ्योरी जो है वो इसको बताएगी। अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है हमारे पास? कुछ हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स भी हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी हैं कि जिनको जब पानी में डाला जाता है तो वो बेस बनाते हैं, लेकिन इनमें भी कहीं प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आता हमें। और वो कौन कौन से हैं? वो ये रहे, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। अच्छा, ये एक ही लिमिटेशन में आएगा। दूसरी लिमिटेशन जो है उसने कहा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस, मतलब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा हमेशा, और बेस के साथ जो है वो एसिड रिएक्ट करेगा हमेशा, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कराएंगी तो एसिड बन जाएंगी, और उन्हीं चीज़ों को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो वो बेस बन जाएंगी। ऐसी चीज़ें जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। इसके हवाले से कोई बात उसने नहीं की, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, और जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। इसमें कोई जो है वो ये एसिड भी हैं, ये बेस भी हैं बैक वक्त, लेकिन इनमें कहीं भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, प्रोटॉन की डोनेशन नहीं हो रही, प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। ठीक है भाई, ये हो गया आपका टॉपिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 4 के अंदर हम जो देखेंगे इसी पेज नंबर 186 के ऊपर हमारे पास ये मौजूद है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये वाला टॉपिक। बुक के मुताबिक चलें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।